हम लोग बात कर रहे थे आपका प्राकृतिक विधि विचारधारा, और इसमें बात होनी है केवल एडमंड काहन, फुल्लर, हार्ट, हॉल और नॉर्थरॉप। जिसमें से ये जो आपका एडमंड काहन है और फुल्लर है, ये मूल्यपरक विचारक कहलाते हैं। और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, इन्होंने विधिक क्षेत्रों में अपना अनुभव ये दिया है। सबके अपने अध्ययन का तरीका है, सब अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं। तो एडमंड काहन भी अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं। उनका कहना है कि विधि में जो मूल्य की समस्या है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखी गई, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ये प्रमाणवादियों के काल में की गई है। आपको मालूम है कि 19वीं शताब्दी में प्रमाणवादी विधि क्षेत्रों में ये प्रभावी थे, और प्रमाणवादी कहते थे कि संप्रभु का समादेश यही कानून है। और जो संप्रभु का समादेश कानून है, तो फिर स्थिति यह थी कि चाहे हिटलर हो या कोई हो, सभी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने देशों में संप्रभु तो थे ही। अब जो संप्रभु थे तो उनके द्वारा दिया गया प्रत्येक समादेश, जो समादेश देने की प्रक्रिया से बाहर आया है, उसे कानून माना ही जाएगा। और जब उसे कानून माना जाएगा तो उस समादेश के मुताबिक जो कुछ किया गया, उसे करने के लिए कोई दोषी ये कैसे हो सकता है? और जब उसे करने के लिए कोई दोषी हो ही नहीं सकता, तो क्या उन अत्याचारों को विधिकृत्य ये नाम दे दिया जाए? और अगर कोई अत्याचार विधिकृत्य हो सकता है, तो फिर विधि और व्यवस्था इसका लाभ क्या है? क्योंकि फिर तो गिरोह और राज्य ये एक ही चीज बन जाती है। क्योंकि गिरोह में जो समादेश है सरदार का, वो भी उसी प्रकार से प्रभावी और लागू होने योग्य होता है जैसे राज्य के संगठन में कानून। तो फिर आखिर अंतर कहां है एक गिरोह में और एक राज्य में? क्योंकि अगर प्रमाणवादियों की बात मान लें, तो फिर राज्य को राजनैतिक रूप से संगठित सशक्त लोगों का गिरोह हो, इसके अलावा अन्य कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता। क्योंकि प्रमाणवादी तो कह रहे हैं विधि जो है यानी संप्रभु ने समादेश के तौर पर जो जारी किए, तो फिर संप्रभु चाहे जो कुछ जारी कर दे, उसका औचित्य के तौर पर कोई मूल्यांकन किया जा सकता हो या न किया जा सकता, वो सब कुछ कानून है। इसका अर्थ तो यह निकला कि आज अगर संसद, क्योंकि आज हमारे यहां संप्रभुता संसद की है, हालांकि पूरी तौर पर यह बात ठीक भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहां संविधान संप्रभु विमाना है। लेकिन फिर भी अगर एक क्षण को इंग्लैंड की कल्पना करें, जहां संसद संप्रभु है, हमारे यहां तो सीमित संप्रभुता संसद में है, और संसद में किस प्रकार की संप्रभुता निवास करती है, इस विषय पर हम लोगों ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ा तब बात की, और दोबारा जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब फिर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सिद्धांत के तौर पर यहां कम से कम इतना समझ लेना पर्याप्त है कि हमारे यहां संसद में सीमित संप्रभुता है, और संसद जो चाहे सो कानून नहीं बना सकती। हालांकि लोगों में गलतफहमी, इवन पढ़े लिखे लोगों में, जो सोकॉल्ड बहुत पढ़े लिखे, उनमें भी गलतफहमी यही है कि संसद जो चाहे सो कानून बना सकती है। जबकि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते समय देखा है कि संसद जो चाहे सो कानून तो छोड़िए,
जो चाहे सो संशोधन भी नहीं कर सकती संविधान में, और संविधान को रद्द करना या उसे बदलना तो असंभव। उतना ही जितना सूरज का पश्चिम से निकलना। लेकिन हमारे देश में तो हाल ही अजीब है। पिछला लोकसभा चुनाव इस पर हो गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, जबकि ये इतना असंभव है जितना कोई कहे कि हम सातों समुद्र पी लेंगे, कोई कहे कि हम सूरज पश्चिम से निकलेगा। असंभव हो ही नहीं सकता। तो स्थिति क्या है कि संसद हमारे यहां सीमित संप्रभुता इसकी धारक है, लेकिन इंग्लैंड जैसे देश जहां संसद ही संप्रभु है, वहां संसद इसका मतलब कुछ भी कानून बना दे, क्योंकि वहां संसद सर्वोच्च, वो कोई भी कानून बना सकता है। संसदीय संप्रभुता है, और वहां संसदीय संप्रभुता है इस कारण नहीं कि वो कोई हमसे कम सोच रखने वाले लोग, बल्कि इसलिए कि हम नीच हैं। वो उतने नीच नहीं है जितने हम हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल हुआ है तो निश्चित तौर पर उसमें कोई खासियत तो होगी जिसकी वजह से वो इतना सफल हुआ। हम अपने देश की रक्षा नहीं कर पाए। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो शासनकाल है उसमें हमारे देश की सीमाओं का विस्तार ईरान तक है, अफगानिस्तान पार करके ईरान तक है, और आज हम कहां खड़े हैं? तो हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा भी नहीं कर पाए, और उन्होंने ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसमें सूरज अस्त होता ही नहीं था, और हम उन्हें और उनकी संस्कृति को बुरा बताते हैं। ठीक है, तो उनमें और उनकी संस्कृति में कोई अच्छाई तो होगी, और अगर नहीं है तो आप उनके पीछे दौड़ क्यों रहे? दौड़ तो आप भी उन्हीं के पीछे रहे। जित प्रत्येक बड़ा आदमी होना चाह रहा है, बड़ा यानी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बड़ा ये तो शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, बड़ा गुणों के दृष्टिकोण से हो सकता है, बड़ा कद के दृष्टिकोण से हो सकता है। ठीक है, लेकिन बड़े हर आदमी पैसे के दृष्टिकोण से बड़ा होना चाहता है, और पैसे वालों को ही गाली दे रहा है। एक एक आदमी नेता बनना चाह रहा है, नेताओं को ही गालियां दे रहा है। तो क्या तुम नेताओं को गालियां दे रहे हो? ना, नेताओं को तो नहीं दे रहे। या यूं कहें, क्या तुम नेताओं के अवगुणों को गालियां दे रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ इसलिए नेताओं के अवगुणों को गालियां दे रहे हो क्योंकि तुम्हें नेता बनने का अवसर और उन अवगुणों से लाभ प्राप्त करने का अवसर ये नहीं मिला। क्योंकि आप जैसे ही किसी भी लोग पद पर जाते हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार के या उन बातों के जिन्हें गालियां देते आए उनके रिकॉर्ड कायम करते हैं। तो फिर अवगुणों को कहां गाली दे रहे थे? ये तो अपनी परिस्थिति से उत्पन्न खींच के कारण आपका जो स्टेटस था, क्योंकि परिस्थिति इसकी डेफिनेशन पढ़ी है हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस। परिस्थिति का मतलब है आपकी सामाजिक हैसियत। आप अपनी सामाजिक हैसियत से जो खींच पैदा हो रही थी आपको कि हमारे पास भ्रष्टाचार के अवसर नहीं, जो अवसर दूसरों के पास है, उस खींच के कारण आप गाली दे रहे थे। इनफैक्ट आप खुद को गाली दे रहे थे। ऐसा न होता तो उस जगह पर जाने पर आप वैसे क्यों हो गए? ठीक है, इन प्रश्नों के हमारे पास कोई जवाब नहीं।
तो हमें ये मानना चाहिए कि अगर इंग्लैंड के निवासियों ने ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसमें सूरज अस्त ही नहीं होता था, तो कोई विशेषता ये तो उनमें रही है। और वो विशेषता कौन सी थी? वे मूल्यों के प्रति बड़े सजग और बड़े समर्थ हैं, इसलिए उन्हें मूल्यों को संग्रहित करने वाला कोई दस्तावेज जिसे संविधान कहा जाता है उसकी जरूरत नहीं पड़ी। लंबे समय तक, आज तो इंग्लैंड में भी लिखित संविधान ये आया है, लेकिन लंबे समय तक वहां लिखित संविधान रहा ही नहीं है। और इसके बाद भी वहां संसदीय सर्वोच्चता रही है, यानी संसद जो चाहे सो कानून बनाए, संसद की शक्ति पर कोई रोक नहीं। लेकिन इसके बाद भी वहां एक भी कानून ऐसा नहीं बना जिसको मूल्यों के खिलाफ कहा जा सके। और हमारे यहां संविधान ये अस्तित्व में है। इसके बाद आपातकाल भी लगा, ठीक है, 1977 का 39वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, इन जैसे कुख्यात संविधान संशोधन भी हुए, वो सारी चीजें हुई। तो इससे तय हो जाता है कि हम उनकी तुलना में ठीक व्यक्ति नहीं है। वो मूल्यों का सम्मान करना जानते हैं, हम मूल्यों का सम्मान करना नहीं जानते। इसीलिए हमारे यहां सीमित संप्रभुता है, और सीमित संप्रभुता होने के बाद संसद ने बार बार इंक्रोचमेंट करते हुए इस प्रकार के कानून बनाने चाहिए। और सिर्फ संसद ने इंक्रोचमेंट किया हो यह बात नहीं है, यहां तो राज्य के तीनों अंग, इवन न्यायपालिका, उस पर भी यहां आरोप है कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर जुडिशियल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ठीक है, न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायिक अतिक्रमण कर रहे हैं। यहां तो जुडिशरी पर ही आरोप है। तो यहां तो राज्य के तीनों अंगों में से कोई आरोप मुक्त है ही नहीं, और चूंकि हमने संविधान को अपना रखा है, तो संविधान अपनाने के बाद भी, संसद को सीमित संप्रभुता देने के बाद भी हम ऐसी व्यवस्था निर्मित नहीं कर पाए जो मूल्यों के विरोध में न जाती हो। लेकिन इंग्लैंड में मूल्यों के विरोध में न जाने वाली व्यवस्था ये स्थापित हुई 19वीं शताब्दी है। ये प्रमाणवादियों की शताब्दी है, और प्रमाणवादी ये कह रहे हैं कि जो कुछ संप्रभु कहेगा वही कानून है। तो संप्रभु 19वीं शताब्दी में जो कुछ कह रहे हैं उनके कारण विश्व युद्ध हो रहा है, और विश्व युद्ध में जो कुछ कहा जा रहा है संप्रभुओं के द्वारा, वो मानवता के विरुद्ध घोर अपराध है। तो अगर मानवता के विरुद्ध वो घोर अपराध कानून है या वो कानूनी कृत्य है, तो फिर डकैतों का गिरोह ये जो कुछ करता है उसे गलत कैसे कहें? ये समस्या पैदा हुई है। इसमें से 20वीं शताब्दी आते आते प्राकृतिक विधि का पुनर्जीवन ये शुरू हो गया, और प्राकृतिक विधि विचारक फिर सामने आए और उन्होंने मूल्य आधारित व्यवस्था की बात ये शुरू की। और मूल्य आधारित व्यवस्था सबने अपने अपने ढंग से स्थापित की। एडमंड काहन ने भी मूल्य आधारित व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया है। सबका अपनी बात कहने का अपना तरीका होता है। एडमंड काहन ने जो तरीका अपनाया है अपनी बात कहने का, वो बात उन्होंने इस ढंग से कही है कि अगर अन्याय को हटा दिया जाए तो जो कुछ बचेगा वो न्याय ही होगा। इसलिए वो राज्य की सकारात्मक विधि
इसमें से अन्याय के तत्व को हटाना चाहती है। ऐसी जो राज्य की सकारात्मक विधि है उसमें अन्याय उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं वो ये कहते हैं इसको हटा देना चाहिए। आप न्याय स्थापित करने पर जोर मत दीजिए, आप अन्याय हटा देने की जो मानसिकता है इस पर जोर दीजिए, क्योंकि न्याय तो बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनेगा। आप उन सारे तत्वों की कल्पना नहीं कर सकते, उनमें से कोई एक आध छूट ही जाएगा और फिर अन्याय ये पैदा होना शुरू होगा। इससे मुख्यतः अन्याय हटाइए, क्योंकि अन्याय पैदा करने वाले तत्व संख्या में कम है, उनको हटाना ज्यादा आसान है। और जब अशुद्धियां हट जाएंगी तो जो कुछ बचेगा वो शुद्ध ही होगा। जब कानून में से अन्याय उत्पन्न करने वाले तत्व ये अलग हो जाएंगे तो कानून ऑटोमेटिकली न्याय को उत्पन्न करने वाला बन ही जाएगा और फिर ये समस्या हल हो जाएगी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में पैदा हुई कि संप्रभु चाहे जो कुछ कह दें, चाहे जो कुछ कह दें, वो सब कुछ कानून है। यानी इंग्लैंड की बात हम कर रहे थे कि वहां तो संसदीय सर्वोच्चता है, वहां अगर ये कानून बन जाए कि राजा किसी को गोली मार देगा तो वो हत्या का दोषी नहीं समझा जाएगा। क्या इस ढंग का कानून हो सकता है? क्या ये कानून की मान्यता को प्राप्त करेगा? और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी आप देखें, निश्चित तौर पर अंग्रेज ये चरित्र में हमसे बहुत ऊपर है। नहीं तो आप देखें हिटलर जर्मनी में हुआ जहां संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, और जहां संसदीय सर्वोच्चता है वहां कभी भी मूल्यों के विरुद्ध, क्योंकि कानून ये पैदा रहे। और प्रमाणवादी सर्वाधिक कहां पैदा हुए? इंग्लैंड में, बेंथम हो, ऑस्टिन हो। प्रमाणवाद का जन्म ही इंग्लैंड में हुआ, क्योंकि वो ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि संप्रभु कुछ ऐसा भी कह सकता है जिसे कानून न माना जाए। और हमारे यहां जब संविधान सभा बनी तो हमारे यहां सबसे पहली बात यही रखी गई कि संविधान का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम कुछ भी कर देंगे। यहां तो गांधी परिवार यह भी कानून बना सकता है, बनाए कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन चाहे जैसे हुआ हो, उसे किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं मिलेगी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया यह कानून। तो इसलिए हमारे यहां संसदीय सर्वोच्चता ये नहीं रखी गई, न प्रमाणवाद जैसा कोई विचार जन्मा वहां जन्मा, क्योंकि वहां ये तय नहीं हो सकता। तो जो राज्य का कानून होता है और जो गुंडों का आदेश होता है, इसके बीच अंतर तो यही है कि गुंडों का आदेश निरंकुश होता है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है, और जो कानून होता है उसमें मूल्य होते हैं, लेकिन मूल्य लाए कैसे जाए? तो जो एडमंड काहन है वो मूल्य को लाने का तरीका बता रहे हैं। वो मूल्य को लाने के लिए कह रहे हैं कि जो खराब बातें हैं, जो अन्याय उत्पन्न करने वाली बातें हैं, उनको हटा दीजिए, न्याय खुद ही आ जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि अन्याय, जैसे कानून भी हम लोग देखते हैं, कानून में ये नहीं बताते हैं कि क्या अपराध नहीं है, ये बताते हैं क्या अपराध है, अर्थात आप क्या नहीं करोगे ये बताते हैं, क्या करोगे ये नहीं बताते। जो क्या नहीं करोगे अगर ये बता दिया जाए तो करने योग्य तो अपने आप आ गया, क्योंकि हमने ये बता दिया सिर्फ ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे बाकी सब कुछ करो। लेकिन
समझदार लोग कम होते हैं समाज में। आप देखो, जैसे हम नीचे काम कर रहे थे, एक आदेश हुआ कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय बंद हैं। तो आदेश है ना, स्पष्ट है अपने में, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय बंद। लेकिन अगर कोई नवे में पढ़ रहा है और आप पूछ रहे हो कि नमक, ठीक है, यानी 9th के विद्यालय जो 9th कक्षा से शुरू हो रहे हैं, वो खुले हैं या बंद, तो आप मूर्ख हो या नहीं हो? जब एक आदेश अपने में स्पष्ट है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, 8 तक के बंद है, तो फिर ये सवाल ही कहां पैदा हुआ कि नवे का विद्यालय खुला है या नहीं? और जैसे ये पूछा जाता हमें क्रोध आना शुरू, ठीक हो जाएगा कि भाई अगर इसमें कोई एम्बिग्यूटी हो, इसमें कुछ अस्पष्टता हो, तब आप पूछो, बात बनती है, पूछना चाहिए। लेकिन जब सब कुछ स्पष्ट है, फिर कुछ पूछने की जरूरत ये कहां बचती है? तो कानून जानने वाले जो अधिवक्ता हैं या जो लोग हैं, उनके साथ विद्वान शब्द इसीलिए लगाते हैं कि सब कुछ स्पष्ट होने पर भी लोगों को बातें समझ में नहीं आती, ठीक है ना? तो कानून में क्या बताते हैं? आप ये नहीं करोगे, वो ये कभी नहीं बताते कि क्या करोगे, क्योंकि करने योग्य कृत्यों की जो नंबर्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि उन्हें बताया ही नहीं जा सकता। इसलिए हमेशा ये बताएंगे कि आप ये नहीं करोगे। तो चोरी के सभी फॉर्म, जितने भी प्रारूप चोरी के हो सकते हैं, वे सब निषिद्ध नहीं है। चोरी के केवल वे प्रारूप निषिद्ध हैं जिन्हें निषिद्ध करना समाज में शांति के लिए जरूरी है। अन्यथा चोरी का बेसिक प्रिंसिपल तो यह है कि मेरे श्रम पर आप कोई लाभ अर्जित नहीं करेंगे। तो जिन जिन दशाओं में आप मेरे श्रम पर लाभ अर्जित कर रहे हो, उन सब दशाओं में आपको चोर माना जाना चाहिए, ठीक है? उन सब दशाओं में आपको चोर न सिर्फ माना जा, इवन आप मेरे विचार के आधार पर अगर सम्मान भी अर्जित कर रहे हो तो भी आपको चोर माना जाना चाहिए। यद्यपि कॉपीराइट एक्ट इसके माध्यम से कुछ हद तक, ठीक है, सभी स्थितियों में नहीं, लेकिन हां कुछ हद तक इस पर रोक लगाई गई, लेकिन अभी पूर्ण रोक नहीं है। तो कानून में यह नहीं बताया जा सकता कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, यह बताया जा सकता। तो एडमंड काहन ने इसी प्रक्रिया को अपनाया है। उन्होंने इस पर बात की है कि अन्याय, ठीक है, इसकी भावना ये कानून से खत्म कर दी जाए, अन्याय की भावना खत्म कर दी जाए, यानी अन्याय की संभावना ये खत्म कर दी जाए। कानून खुद ही न्याय को उत्पन्न करना शुरू कर देगा, कानून खुद मूल्य आधारित हो जाएगा, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले अन्याय की भावना की पहचान उन्होंने की है कि अन्याय की भावना, ठीक है, ये क्या चीज है। तो उन्होंने कहा अन्याय की भावना का मतलब है युक्ति और सहानुभूति, इसका मिश्रण। और ये एडमंड काहन ने कोई किताब पढ़कर जाना हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हमने आपसे कई बार कहा कि ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो अनुभव है। किसी किताब को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। तो आप देखें, जब अन्याय होता है तो आप क्या कह रहे होते हैं कि हे भगवान, ये तो ठीक नहीं था, ये नहीं होना चाहिए। आपके इन शब्दों में क्या है?
आपके इन शब्दों में जो भावनाएं सम्मिलित वो युक्ति और सहानुभूति या हमदर्दी की भावना का मिश्रण ही है। आपके ये शब्द कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कैसे जाना आपने? रीजनेबिलिटी से, युक्ति संगतता से। आपको मालूम है युक्ति संगतता कहते किस चिड़िया को है? आपको एक नहीं 1000 बार बताया है कि युक्ति संगतता का तात्पर्य क्या है। आपको बार बार कहा कि युक्ति संगतता का मतलब होता है जो गिवन सिचुएशन है उसमें जो कुछ करने योग्य है वही युक्ति संगत है। इसलिए ना आदमी की रक्षा युक्ति संगत हो सकती है और ना आदमी का मारा जाना यह युक्ति संगत हो सकता है। युक्ति संगतता को सार्वभौमिक तौर पर यूनिवर्सली तय नहीं किया जा सकता। क्या युक्ति संगत है यह गिवन सिचुएशन में ही तय होगा। तो एडमंड काहन सबसे पहले अन्याय की भावना दूर करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ इनजस्टिस। अन्याय की भावना है क्या? जब तक पहचान नहीं होगी बीमारी की तब तक बीमारी इसका इलाज संभव नहीं है। बीमारी की पहचान जरूरी है। तो वो पहचान करते हैं कि अन्याय की भावना क्या चीज है, तो कहते हैं युक्ति और हमदर्दी का सम्मिश्रण है। ये एडमंड काहन ने कोई किताब पढ़कर नहीं जाना, ये उन्होंने जाना है किससे? अनुभव से कि जब अन्याय होता है तो आपके शब्द क्या होते हैं। आपके शब्द होते हैं कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कैसे जाना? युक्ति की ताकत से। आपको मालूम है ये जो सिचुएशन है इसमें ये उचित नहीं है, ठीक है। वॉट एवर हैज बीन डन बाय डूअर, ठीक है, दैट वाज नॉट जस्टिफाइड इन दिस सर्कमस्टांसेस। ये आपका कहना है। जाना आपने युक्ति की ताकत से, और चूंकि किया गया है डूअर के द्वारा, इसलिए उस किए गए से जो प्रभावित है उसके प्रति आपके मन में एक सहानुभूति और हमदर्दी का तत्व है। और इसी को अन्याय की भावना ये कहा गया है। आपके मन में यह भावना है कि अन्याय हुआ है, आपके मन में यह भावना है कि अन्याय हुआ है, तो अन्याय की भावना पहचान ली गई कि अन्याय की भावना क्या चीज होती है। यह अन्याय की भावना अगर हमें दूर करनी है तो इसके उत्पन्न होने के कारणों को पहचानना होगा। जब तक इसके उत्पन्न होने के कारण नहीं पता लगेंगे तब तक अन्याय की भावना को दूर नहीं कर सकते। क्यों उत्पन्न होती है अन्याय की भावना? तो कहते हैं अन्याय की भावना तब पैदा होती जब निरंकुशता होती है, ठीक है। एडमंड काहन कह रहे हैं कि अन्याय की भावना निरंकुश और औचित्यहीन, अनजस्टिफाइड। औचित्यहीन किसे कहते हैं? जो अनजस्टिफाइड है, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। औचित्य जस्टिफिकेशन, ठीक है। जस्टिफिकेशन की हिंदी औचित्य है, और औचित्यहीन जिसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। Why you have done so? जिसे कहता ना पिछली आईपीसी में धारा 300 सबसेक्शन 4, you have no justification, or without any justification you are doing such a act which is so dangerous that in all circumstances, ठीक है, वो जो प्रभाव और परिणाम पैदा करेगा वो प्रभाव और परिणाम क्या होगा? किसी मानव प्राणी की मृत्यु या उसे मृत्युकारक क्षति। और ऐसा करने के लिए आपके पास कोई जस्टिफिकेशन ये भी नहीं है। जस्टिफिकेशन हो सकता है 100 लोगों की जान हमें बचानी थी, करना पड़ा, ठीक है, लेकिन जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। तो आपका कृत्य अगर औचित्यहीन है, निरंकुश है, मनमाना है,
तो ये अन्याय की भावना को पैदा करता है। अन्याय की भावना यानी व्हाट व्हेनेवर यू विल सी सच ए, ठीक है, आप जब भी ऐसे दृश्य को देखेंगे जो निरंकुश होगा, और निरंकुशता औचित्यहीन होती ही है। निरंकुशता और औचित्यहीनता में एक आवश्यक संबंध है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो निरंकुश हो वो औचित्यहीन ना हो, क्योंकि व्यक्ति राम नहीं हो सकता। और राम अगर कुछ निरंकुश भी करेंगे तो भी वो औचित्यपूर्ण होगा, ऐसी में, ठीक है, हमारी कल्पना है। और बल्कि ये बात भी गलत है, क्योंकि राम जो कुछ करेंगे वो त्रिकालदर्शी, क्योंकि वे ईश्वर हैं, वे ये देख लेंगे कि क्या आपके लिए उचित है। तो हमको वो औचित्यहीन लग सकता है, लेकिन वो औचित्यहीन है नहीं। मानना हमें यही पड़ेगा कि निरंकुशता और औचित्यहीनता, इसके बीच एक संबंध होता है। जहां निरंकुशता है वहां औचित्यहीनता होगी। तो एडमंड काहन कहते हैं कि हमें निरंकुशता यानी औचित्यहीनता, इससे बचना चाहिए। और अगर कानूनों में हम निरंकुशता का अभाव ये रखेंगे, औचित्यहीनता का अभाव रखेंगे, तो अन्याय की भावना खुद खत्म हो जाएगी और न्याय की भावना पैदा होगी। दूसरा जो तत्व देखते हैं जो अन्याय की भावना को पैदा करेगा, तो एडमंड काहन कहते हैं कि अगर योग्यता, मानव गरिमा, इसका सम्मान नहीं है, निष्पक्ष न्याय निर्णय नहीं है, स्वतंत्रता और व्यवस्था, इसके बीच संबंध नहीं है, ठीक है, योग्यता और मानव गरिमा, निर्णयों में निष्पक्षता, ठीक है, और आपका स्वतंत्रता और व्यवस्था, इसके बीच एक अंतर संबंध होना चाहिए। यानी स्वतंत्रता इस सीमा तक नहीं कि अव्यवस्था पैदा होने लगी। आज स्थिति यही है। जरा गली से निकलिए, देखिए, यदि गली 9 फीट चौड़ी है, अगर मोटरसाइकिल ऐसी ऐसी खड़ी कर दें तो निकलने की रास्ता बची रहेगी। बेड़ी खड़ी कर दी, बेड़ी खड़ी कर दी, पूरी 9 फीट की 9 फीट कवर कर दी, और खड़े हे कर रहे हैं। आप निकले, आपने सिर्फ इतना कह दिया, भाई साहब मोटरसाइकिल सीधी कर लीजिए, आपको ऐसे आग्नेय नेत्रों से घूर रहे हैं जैसे ऋषि दुर्वासा की आत्मा इनमें प्रवेश कर गई हो, और ये अभी आपको भस्मीभूत कर देंगे। अगर हम पुलिस में होते तो इतना मारते वहीं कि बिल्कुल तबीयत हरी हो जाए। और ये जो आजकल सो कार्ड पढ़े लिखे वो ज्यादा कर रहे हैं। वो सड़क पर चल रहा है, सिर्फ सड़क 10 फीट चौड़ी, बराबर बराबर चल रहा है। और चलिए छोटी उम्र के हो, बात समझ में आती है, बूढ़े होने आ गए, बराबर बराबर चल रहा है। अब आप पीछे चलते रहिए, देते रहिए हारन, उन पर कोई असर ही नहीं है, कोई असर नहीं, एक करते चल रहे। आप पीछे घूमे, थूक दिया, किस पर पड़ना कोई मतलब ही नहीं। तो स्वतंत्रता और व्यवस्था, इसके बीच अंतर संबंध होना चाहिए। स्वतंत्रता उद्दंडता में नहीं बदलनी चाहिए, और स्वतंत्रता और व्यवस्था, इसके अंतर संबंध को स्थापित करना अगर सकारात्मक विधि के द्वारा संभव होगा तो सकारात्मक विधि अन्याय की भावना को खत्म करने लायक ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको सकारात्मक विधि में कुछ नहीं करना है। जो प्राकृतिक विधि विचारक हैं वो यही तो विचार कर रहे हैं कि आखिर न्याय कैसे पैदा करें। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, जेनो, सिसरो, थॉमस एक्विनास, ऑगस्टाइन, कांट, कोहलर, गुस्ताव रेडब्रक, ठीक है, डेल्वेचियो, स्टेमलर, ठीक है, जॉन रॉल्स, सब कुछ चीजों की पहचान कर रहे हैं
कि ये चीजें, ये मूल्य राज्य की सकारात्मक विधि में उत्पन्न कर दीजिए। राज्य की सकारात्मक विधि निश्चित तौर पर, ठीक है, मूल्यों को संरक्षण देने वाली हो जाएगी, और मूल्य और सकारात्मक विधि, इसके बीच आवश्यक संबंध ये जुड़ ही जाएगा। काहन वो भी इस बात पर बात कर रहा है। देखने का तरीका है, एडमंड काहन कह रहे हैं कि ना कुछ करिए मत, केवल इतना कर दीजिए कि आप अन्याय की भावना इसे खत्म कर दीजिए। अन्याय की भावना है क्या? युक्ति और सहानुभूति और हमदर्दी का सम्मिश्रण। ठीक है, अन्याय उत्पन्न किन तत्वों से होता है? क्योंकि जब तक वे तत्व नहीं पहचाने जाएंगे, अगर उस बैक्टीरिया की, उस वायरस की पहचान ही नहीं हुई जो आपके शरीर को बीमार कर रहा है, तो उस बैक्टीरिया वायरस के जीवन क्रम का अध्ययन संभव कैसे है? और जब तक जीवन क्रम का अध्ययन संभव नहीं, तब तक उसका टीका कैसे आएगा? ठीक है, इसके लिए जरूरी है यू मस्ट आइडेंटिफाई दैट वायरस और बैक्टीरिया। तो समाज का जो शरीर है, उसमें जो बीमारी, अपराध और, ठीक है, आपका अव्यवस्था और सारी चीजों की पैदा होती है, उसे सकारात्मक विधि से ठीक करते हैं। और सकारात्मक विधि अगर ऐसी हो गई जो निरंकुशता को प्रश्रय दे रही है, जो ये कहती है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाए, तो ऐसी निरंकुश विधि ये तो अन्याय पैदा करेगी समाज में। तो अन्याय, इसे हम खत्म कैसे करें? अन्याय पैदा करने वाले, अन्याय की भावना को पैदा करने वाले तत्वों की पहचान करके, उन तत्वों की पहचान में सबसे पहले आता है कि निरंकुशता और औचित्यहीनता ये जन्म देती है किसको? अन्याय की भावना को, इसको खत्म कर देना। दूसरा, जब स्वतंत्रता और व्यवस्था, इसमें संबंध नहीं होता, इसमें अंतर संबंध नहीं, ठीक है, तब अन्याय की भावना ये पैदा होती है। तो राज्य की सकारात्मक विधि में हमें ऐसे तत्वों का समावेश करना चाहिए जो स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के साथ साथ व्यवस्था इसे भी कायम करे। और अगर स्वतंत्रता और व्यवस्था में अंतर संबंध को स्थापित करने वाली राज्य की सकारात्मक विधि ये हमने बनाई, तो हम अन्याय की भावना को दूर करने में समर्थ हो जाएंगे। और अगर हमने अन्याय की भावना को दूर कर दिया तो न्याय ये तो आ ही जाएगा। उनका मानव योग्यता और गरिमा, इसको संरक्षण देने वाली विधि होनी चाहिए। मानव योग्यता और गरिमा, इसको संरक्षण देने वाली। योग्यता और गरिमा दोनों बातें साथ साथ। कोई अयोग्य है लेकिन इसलिए क्योंकि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, ठीक है, उसका जो व्यक्तिपन है, उसकी जो गरिमा है, गरिमा का मतलब क्या हुआ? आपकी इंडिविजुअलिटी, यानी जो कुछ आप हैं सिर्फ उस कारण से आपका सम्मान, आपकी सामाजिक हैसियत के कारण नहीं। कोई डीएम है इसलिए उसका सम्मान नहीं, वो आदमी है इसलिए उसका सम्मान, ठीक है। तो मानो गरिमा और योग्यता, इसके बीच संबंध होना चाहिए। कोई इसलिए अयोग्य है क्योंकि उसकी इंडिविजुअलिटी को कोई सम्मान नहीं मिला और इसके कारण उसके मन में कोष्ठ हुआ, उस कोष्ठ के कारण वो योग्य नहीं हो पाया। तो फिर योग्यता के मापदंडों के साथ, मानदंडों के साथ थोड़ा समझौता ये भी किया जा सकता है। तो योग्यता और गरिमा, इनके बीच अंतर संबंध चाहिए। अगर ये अंतर संबंध गड़बड़ाया तो भी अन्याय पैदा होगा। आपने देखा इंदिरा साहनी में जब उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर अलग होगी, ठीक है, तो क्यों कहा? क्योंकि योग्यता और गरिमा, इसके बीच संबंध स्थापित करना है। जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उन्हें अब उनकी इंडिविजुअलिटी को सम्मान न मिलता हो, नहीं कहा जा सकता, ये बिल्कुल बेकार की बात है। और अंतर संबंध चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं
जीवन के, जहां हम सिर्फ योग्यता का सम्मान करेंगे, वहां हम गरिमा या उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इसलिए इंद्राथानी दैट इज द फाइन एग्जाम्पल, ठीक है, जो योग्यता और गरिमा के बीच अंतर संबंध बिठाने की बात करता है। निर्णयों में निष्पक्षता नहीं होगी तो अन्याय होना ही होना है, ठीक है ना। और तीसरी बात उन्होंने कही कि विधि की निरंतरता, ठीक है, ये अगर खत्म कर दी जाती है न्यायाधीशों के द्वारा, ये विधि निर्माताओं के द्वारा, तो भी अन्याय की भावना पैदा होती है। विधि की निरंतरता, निरंतरता का दो अर्थ हो सकते हैं। एक विधि की निरंतरता का अर्थ हो सकता है विधि जिस दिन से बनी उससे निरंतर रहे, सबके लिए रहे, जिस दिन से बनी उसी दिन से निरंतर रहे, जिस दिन से थी नहीं, ठीक है। आज कोई कानून नहीं है और आज कोई कानून ऐसा बनाया जाए जो पीछे से लागू हो जाए, तो पीछे के लोगों के साथ अन्याय है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस समय जिस समय वो काम कर रहा है उस समय विधि अनुसार काम करने के लिए, ठीक है, अपेक्षित है। अगर उस समय वो विधिसम्मत कानून, विधिसम्मत ढंग से काम कर रहा है, तो आप कालांतर में यानी बाद में उसके काम को अवैध ये कैसे घोषित कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ठीक आदमी तो कम से कम नहीं है। तो भूतलक्षी प्रभाव की जो विधियां हैं, एडमंड काहन इसे अन्याय उत्पन्न करने वाला काम मानते हैं। और विधि की निरंतरता, इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि विधि ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान की समस्याओं से, ठीक है, समाधान ये कर सके। विधि जब नवीन समस्याओं के साथ सामंजस्य नहीं बिठाती है तो भी विधि निरंतर है, कंटिन्यूटी में है, ये नहीं माना जाता। तो एडमंड काहन कहते हैं कि विधि की निरंतरता अगर विधि निर्माताओं या न्यायाधीशों द्वारा विफल कर दी गई, जैसे आप देखें गोलकनाथ में क्या कहा था कि भविष्य लक्षी प्रभाव से यह निर्णय लागू होगा। अगर गोलकनाथ का डिसीजन, गोलकनाथ में कहा क्या कि फंडामेंटल राइट अनअमेंडेबल है, तो अगर अनअमेंडेबल है तो ये 1950, 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ उस दिन से अनअमेंडेबल थे, ठीक है ना। आप गोलकनाथ में जब 17वें संविधान संशोधन की संविधान सम्मतता को आप डिसाइड कर रहे हो, उस समय ये कह रहे हो कि फंडामेंटल राइट अनअमेंडेबल है, यानी 16 संशोधन ये तो अवैध हो गए, ठीक है। तो गोलकनाथ में अगर पीछे से लागू करें कानून को तो उन 16 संशोधनों के अवैध हो जाने के कारण जिनको नुकसान हुआ उन्हें तो, उनके साथ तो अन्याय की भावना उनमें तो पैदा होगी ही होगी। और अगर कानून वर्तमान की समस्याओं का समाधान न कर पाए तो भी अन्याय की भावना पैदा होगी। तो एडमंड काहन कहते हैं कि राज्य की सकारात्मक विधि हमें ऐसी बनानी चाहिए जो विधि में निरंतरता को बनाए रखे, जो मानव योग्यता, गरिमा, इसके भी संबंध स्थापित करे, जो निष्पक्ष न्याय निर्णय को मान्यता दे और जो स्वतंत्रता और व्यवस्था इसके भी संबंध स्थापित करे, जो मनमाने और औचित्यहीन कृत्यों को प्रश्रय न दे। और ऐसा अगर हम कर पाए तो अन्याय की भावना हम दूर करने में सफल होंगे और न्याय स्थापित होगा। ये एडमंड काहन है, ठीक है। इन्हें मूल्य परक विचारक कहा जाता है। दूसरे फुल्लर भी मूल्य परक विचारक कहलाते हैं। फुल्लर दोनों के आलोचक हैं, यथार्थवादियों के भी और प्रमाणवादियों के भी। यथार्थवादी जितने सब पूर्व में प्रमाणवादी रहे। यथार्थवादियों के बारे में यह कहा भी जाता है कि प्रमाणवादी उनके पूर्वज हैं, क्योंकि यथार्थवादी भी राज्य की सकारात्मक विधि का अस्तित्व स्वीकार करके चलते हैं। वो कहते हैं राज्य की विधि है, किंतु राज्य की विधि
को विधि मानना नहीं चाहिए, क्योंकि विधि वो होती है जो न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है ना। और जो न्यायाधीश कहते हैं वो विधि होती है। ऐसा वो कैसे कह रहे हैं? रिएक्शन में, दैट इज नॉट अ एक्शन। वो सकारात्मक रूप से ये काम नहीं, बात नहीं कर रहे, वो रिएक्शन में ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक ही बात का एक अर्थ एक बार में, दूसरा अर्थ दूसरी बार में। ये कौन सी बात हुई भाई? इसका मतलब ये है कि तुम कहते भले ही रहो, जैसे रिएक्शन में हम लोग बोलते हैं कि अरे बेकार की बेवकूफी की बात मत करो, वास्तव में तो ऐसा है। तो यथार्थवादी जो यथार्थ शब्द लाए कि वास्तव में कैसा है, ये यथार्थवादी बता रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। वो रिएक्शनरी है, लेकिन फिर भी वो राज्य की सकारात्मक विधि के अस्तित्व को स्वीकार करके चलते हैं, इसलिए उन्हें पूर्व में प्रमाणवादी माना जाता है। फुल्लर दोनों के आलोचक। फुल्लर कहते हैं कि प्रमाणवादी इसलिए गलत क्योंकि वो कहते हैं कि विधि वो है जो संप्रभु समादेश दे, और संप्रभु जो समादेश दे वो कानून है, तो फिर गुंडों में और राज्य में कोई फर्क नहीं बचता, क्योंकि संप्रभु युक्ति संगत समादेश अगर दे रहा है तो ही वो विधि हो सकती है। अगर कानून कल ये बनाया जाए कि सड़क पर चलता हुआ हर आदमी अगले आदमी पर थूक देगा, तो ये कोई कानून नहीं हो सकता, ठीक है। तो युक्ति संगतता ये आवश्यक तत्व है, लेकिन प्रमाणवादियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए प्रमाणवादियों ने नीतिगत पलायन किया है, इसलिए वो आलोचक है प्रमाणवादियों से। और वो कहते हैं यथार्थवादी इसलिए गलत कि इनके लिए जो कानून है उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये कहते न्यायाधीश जो कह दे वो कानून, तो न्यायाधीश कुछ भी कह देंगे सब कानून हो जाएगा। तो ये दोनों के आलोचक, और इनका एक प्रसिद्ध कोट है फुल्लर का। फुल्लर कहते हैं कि मानव जीवन के जो सफल सिद्धांत है, सफल मानव जीवन जीने के जो सिद्धांत है, इनकी खोज बेड़ी मुक्त होनी चाहिए। अब पहले से कोई आइडिया ये लेकर न चले, इसीलिए वो कहते हैं कि जो प्राकृतिक विधि है, जो नेचुरल लॉ है, ये किसी आदर्श का के समूह का नाम नहीं है, ठीक है। आप कोई आदर्श ढूंढ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं है क्या कि कानून किसे कहेंगे? सफल मानव जीवन, यानी ठीक से मानव जीवन जीने के लिए जो युक्ति संगत सिद्धांत हो सकते हैं, उन्हीं को कानून कहा जाता है, उन्हीं को प्राकृतिक विधि। मतलब प्राकृतिक विधि कोई आदर्श नहीं है, ठीक है। जैसा पहले लोग मानते हैं कि प्राकृतिक विधि एक आदर्श है जिसके आधार पर राज्य की सकारात्मक विधि, इसकी विधि संगतता आंकी जाएगी। फुल्लर कहते हैं नहीं, ये नहीं है। वो कहते हैं कि सफल मानव जीवन जीने के जो सिद्धांत हैं, इनकी खोज ये एक्चुअल लॉ है, और सफल मानव जीवन जीने के जो सिद्धांत हैं उनकी खोज जब हम करें तो जो कुछ हम पाए उसी को राज्य की सकारात्मक विधि में परिवर्तित कर दें, तो विधि ऑटोमेटिकली सुविधि बन जाएगी। सुविधि पहली बार फुल्लर कहते हैं, सुविधि शब्द का प्रयोग किया है फुल्लर, और वो प्राकृतिक विधि इसके लिए, ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो सुविधि है। अब सुविधि अपने आप में ऐसी सकारात्मक विधि है जिसमें प्राकृतिक विधि के सिद्धांत मिले हुए हैं। प्राकृतिक विधि यानी सफल मानव जीवन जीने के सिद्धांत, सफल मानव जीवन जीने के सिद्धांत ही प्राकृतिक विधि के सिद्धांत है। और सुविधि का अर्थ क्या हुआ? ऐसी सकारात्मक विधि जिसमें वो सिद्धांत जो सफल मानव जीवन जीने के लिए जरूरी हैं वो मिले हुए हैं। इसलिए प्राकृतिक विधि को वो राज्य की विधि से अलग करके नहीं देखते। हमने कहा ना, नीतिगत पलायन और जो है और चाहिए का जो भेद है,
यथार्थवादियों का दोनों के विरोधी है, दोनों के विरोधी है फुल्लर। जो है और जो होना चाहिए, ये यथार्थवादियों की सोच है। यथार्थवादी कहते हैं कि है तो ये कानून, लेकिन होगा वो जो न्यायाधीश चाहेंगे। और प्रमाणवादी नीति की कोई अपेक्षा करते ही नहीं। वो कहते हैं संप्रभु जो कह देगा वो कानून है, वो सफल मानव जीवन जीने के लिए जरूरी है नहीं जरूरी है, सब मतलब ही नहीं। और फुल्लर इन दोनों बातों को बेड़ी के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं सफल मानव जीवन की के जो सिद्धांत है इनकी खोज बेड़ी मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। और वो कहते हैं कि अपरिवर्तनशील शासन, ये जो प्राकृतिक विधि है ये हो ही नहीं सकती, ठीक है। उनका कहना है प्राकृतिक विधि ऐसे परंपरा के आधार पर प्राप्त सिद्धांतों की रक्षा के लिए नहीं बनाई गई है, ठीक है। परंपरा जैसे कहते हैं ना, समानता स्थापित करना प्राकृतिक विधि का आदेश है। जेनो सूत्रो रूसो यही लोग कह रहे हैं। तो कहते हैं परंपरा निष्ठा या किसी भी प्रकार के सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राकृतिक विधि ये नहीं जन्मी है। इट इज द प्रोसेस, ये प्रक्रिया है, ये जानने की और ये खोज है, ठीक है। खोज का मतलब क्या हुआ, कुछ भी पहले से है ये हमें जानकारी नहीं है, हम विभिन्न ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं और जो ऑप्शन ठीक बैठेगा वही प्राकृतिक विधि है, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं सफल मानव जीवन जीने के सिद्धांतों की खोज बेड़ी मुक्त होनी चाहिए, और इसीलिए वो प्राकृतिक विधि और राज्य की सकारात्मक विधि को एक साथ देख रहे हैं। और ये कहते हैं कि प्राकृतिक विधि यानी सफल मानव जीवन जीने के जो सिद्धांत है उनकी जब हम खोज करेंगे तो जो सिद्धांत हमें मिलेंगे उन सिद्धांतों को राज्य की सकारात्मक विधि में शामिल कर देंगे तो जो निर्मित होकर आएगा वो सुविधि होगा। और वही ऐसी विधि है जो प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुकूल है, और प्राकृतिक विधि अलग से कोई सिद्धांत हो ऐसा नहीं है, अलग से कोई सिद्धांत नहीं। फुल्लर राज्य की सकारात्मक विधि प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुरूप बन जाए, इसके लिए दो प्रकार की नैतिकताएं ये आवश्यक मानते हैं। वो कहते हैं राज्य की सकारात्मक विधि में दो प्रकार की नैतिकताएं पैदा हो जाएं तो क्या होगा, वो सुविधि बन जाएगी और फिर वो ऑटोमेटिकली प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुरूप होगी और कुछ हमें करना ही नहीं, ठीक है। तो आपका वो दो प्रकार की नैतिकताओं की बात करते हैं, एक बाह्य नैतिकता और दूसरी आंतरिक नैतिकता कानून की। बाह्य नैतिकता इसके बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं प्राकृतिक विधि उत्तरजीविता के सिद्धांतों की जो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि प्राकृतिक विधि में ऐसे सिद्धांत शामिल किए गए हों जो सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, उत्तरजीविता के लिए जरूरी है। यानी पहले से निश्चित सिद्धांत नहीं है प्राकृतिक विधि, ये हम बता दें कि ये करोगे तो मानव समाज उत्तरजीवी होगा, अर्थात मानव समाज में निरंतरता बनी रहेगी, मानव समाज में ऐसी कोई विसंगति नहीं आएगी जिससे वो लड़ झगड़ के आपस में नष्ट हो जाए। उत्तरजीविता का मतलब क्या हुआ, हमारे बाद हमारी पीढ़ी रहे, तो उत्तरजीविता का मतलब यह हुआ। तो प्राकृतिक विधि किसी ऐसे सिद्धांतों की अनुक्रमणिका नहीं है, ऐसा कोई सीरियल नहीं है, ऐसा कोई क्रम नहीं है कि ये प्राकृतिक विधि नंबर वाइज हमने लिख दिया कि ये प्राकृतिक विधि के सिद्धांत है, ये नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण संविदा की तरकीब है। संविदा कब होती है, जब दोनों पक्ष सहमत होते हैं, ठीक है। तो संविदा क्या है, सह अस्तित्व की टेक्निक, इसी को संविदा कहते हैं। कुछ मेरे पास है, कुछ आपके पास है,
हमने अपना आपको देने का प्रपोजल किया, आपने उसको प्रतिग्रहित करके अपना हमें देने का प्रपोजल किया, और दोनों का लाभ इस प्रस्थापना और प्रतिग्रहण में है। इसीलिए हमने आपको प्रस्थापित किया और आपने प्रतिग्रहित किया। इसी को तो संविदा कह रहे हैं। समाज में हमारे पास धन है, आपके पास श्रम है, हमने इंडस्ट्री लगाई, तो हमारे आपके बीच संविदा हुई, तभी तो लगी। ठीक है, तो फुल्लर बाह्य नैतिकता, इसकी बात करते हैं। फुल्लर कहते हैं कि प्राकृतिक विधि, ठीक है, ये कोई सिद्धांतों की अनुक्रमणिका नहीं है, बल्कि ये अर्थपूर्ण संविदा की तरकीब है। ये सह अस्तित्व का तरीका है। और जो अर्थपूर्ण संविदा की तरकीब और सह अस्तित्व का तरीका बनेगा, तो विभिन्न समाजों में, विभिन्न स्थितियों में लोगों को एक साथ रहने और एक दूसरे का सहयोग ये हासिल करने के लिए और करने के लिए जो विधि समर्थ बनाएगी, वो अर्थपूर्ण संविदा करने के लिए उन्हें समर्थ बना रही है। ये कहा ही जाएगा, ये कहा ही जाएगा। तो इस ढंग से फुल्लर जो बाह्य नैतिकता की बात कर रहे हैं कानून में, कल हमने उल्टा बता दिया था। हमने बाह्य नैतिकता को आंतरिक नैतिकता बता दिया और आंतरिक नैतिकता को बाह्य नैतिकता बता दिया। ये फुल्लर की बाह्य नैतिकता है, और लगभग यही आइडिया ऑफ लॉ स्टेमलर ने कहा है। उसे स्टेमलर ने इसे आइडिया ऑफ लॉ कहा है, डेल्वेच्चियो ने इसे विधि का आदर्श कहा है। ठीक है, वो इसे, ठीक है, प्राकृतिक विधि कह रहा है। और चूंकि वो है और चाहिए अलग अलग नहीं देखेगा, वो कहेगा राज्य की सकारात्मक विधि और प्राकृतिक विधि अलग अलग होती नहीं। कोई आदर्श थोड़ी है प्राकृतिक विधि किसके मुताबिक राज्य की विधि हमें बनाए। राज्य की विधि या तो सुविधि होगी या नहीं होगी। जो राज्य की विधि है यानी सकारात्मक विधि, या तो वो सुविधि होगी और यह सुविधि नहीं होगी। सुविधि कब होगी? जब सफल जीवन के सिद्धांत उसमें समाहित हो, अर्थात प्राकृतिक विधि उसमें समाहित हो। और वो सुविधि नहीं होगी यदि उसमें सफल मानव जीवन के सिद्धांत शामिल नहीं है, अर्थात उसमें बाह्य नैतिकता या अर्थपूर्ण संविदा करने की या दूसरों का सहयोग हासिल करने की जो क्षमता है वो नहीं है। ठीक है ना? उसमें सह अस्तित्व, क्योंकि संविदा क्या है? सह अस्तित्व का माध्यम, और समाज सह अस्तित्व से ही बनता है। कुछ मेरे पास है, कुछ आपके पास है, ड्यूगिट इसी को सामाजिक समीकता कहता है। ठीक है, बात एक ही है, देखने के तरीके अलग हैं। ठीक है, बाह्य नैतिकता फुल्लर कहता है ये है कानून में, और ये अलग है। राज्य की विधि इसमें इसके अनुसार बनानी ऐसा नहीं है। राज्य की विधि में अगर ये है तो राज्य की विधि सुविधि है, राज्य की विधि में ये नहीं है तो सुविधि नहीं है और चाहिए अलग अलग नहीं है उसमें तो सुविधि है, नहीं है तो सुविधि नहीं है। और सुविधि जो नहीं होती वो विधि होती ही नहीं। फुल्लर ये कहता है, और कहता है जो आंतरिक नैतिकता है, आंतरिक नैतिकता में वो बेंथम के समान हो जाता है। जैसे बेंथम ने कुछ 8-9 पहचाने कानून की बताई हैं कि 8-9 पहचान है कानून की, ये है तो कानून है, नहीं है तो नहीं है। ऐसे ही फुल्लर ये 8-9 पहचाने बताता है, आपकी किताबों में लिखी है। वो कहता है सबसे पहले क्या होना चाहिए? सामान्यता होनी चाहिए कानून में, यानी सब पर लागू हो, कानून के ऊपर कोई न हो। यह आंतरिक नैतिकता है कानून की। ठीक है, उसमें सामान्यता होनी चाहिए, उसमें डिक्लेरेशन होना चाहिए कानून का। जैसे कहते हैं ना कि आज से लागू, यही नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा लोगों को। ठीक है, तीसरा वो कहता है कि भविष्य लक्ष्य होना चाहिए प्रभाव, क्योंकि हम तो आज जो कानून है उसके मुताबिक करेंगे। ये आंतरिक नैतिकता है कानून की, भविष्य लक्ष्य प्रभाव उसका होना चाहिए। ठीक है, चौथा वो कहता है बोधगम्यता, यानी कानून अगर समझ में ही नहीं आएगा, ऐसी भाषा में आपने लिख दिया। जैसे हिंदुस्तान के उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में कानून को इसीलिए लागू करने के लिए से इनकार कर दिया कि वो मजदूरों के लिए बना था और अंग्रेजी में था। मजदूर अंग्रेजी थोड़े जानते हैं, तो बोधगम्यता होनी चाहिए।
ठीक है, ये आंतरिक नैतिकता है। ठीक है, फिर कहता है विरोधाभासहीनता। ऐसा ना हो एक प्रोविजन कुछ कहता हो, दूसरा प्रोविजन कुछ कहता हो, दोनों में टकराओ। हालांकि कई बार ऐसा होता है, तब इंटरप्रिटेशन का कानून हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करते हैं, और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन संभव न हो तो फिर कानून असंवैधानिक या ठीक नहीं है, यह माना जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए? विरोधाभासहीनता, अनुपालन की संभवता होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा काम बता दो जो किया ही नहीं जा सकता तो फायदा क्या है? कानून ऐसा हो जिसका पालन संभव हो, अनुपालन की संभवता यह होनी चाहिए उसमें। ठीक है, फिर और कहता निश्चितता, ऐसा ना हो कानून अनिश्चित हो कि उन्होंने कहा यह भी हो सकता, यह भी हो सकता, क्या हो सकता पता ही नहीं। ठीक है, और क्या होना चाहिए? संगतता। ठीक है, जो पहले से चल रहे कानून है उनसे संगत कानून ही बनाना चाहिए। ठीक है, जो पहले से चल रहा कानून है एकदम उससे असंगत बन जाएगा तो भी, जैसे आप देखें नई आईपीसी, नई सीआरपीसी, नए एविडेंस आए हैं, लेकिन पिछली सारी चीजों को शामिल किया है। जो कुछ नया होना चाहिए वही लाए। ऐसा नहीं उन्होंने किया सब कुछ रिजेक्ट पहले का। अब हत्या वो होगा कि कोई किसी को खाना खिलाएगा और खाना खाने से उसे कालरा होकर वो मर जाएगा तो उसकी हत्या उसने की, ये भी है। अगर ठीक है, खाना वो इसी उद्देश्य से खिलाएगा कि मर जाए वो, तब होगी। ये नहीं कि उसने खाना खिलाया और मर गया तो दुर्घटना को हत्या बना दिया हो, ये नहीं है। संगतता ये होनी चाहिए, और आंतरिक नैतिकता। और फुल्लर वो बात कहता है जो हम लगातार बोलते हैं कि प्रक्रिया इसीलिए बनती है, ठीक है, ताकि काम ठीक ढंग से हो सके। यद्यपि प्रक्रिया से काम न किया जाए तो भी काम ठीक हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया से काम न करने पर ठीक हो जाए ये तीन के लिए संभव है। शायर, सिंह और सपूत। तभी कहा है लीक क्षण तीनों चले, शायर, सिंह, सपूत। और सब न शायर होंगे, न सिंह होंगे, न सपूत होंगे। सिंह मतलब पुरुषार्थी, शायर यानी जो नया रास्ता दिखाने वाला है, और सपूत वो तो सपूत है ही। तो सब ऐसे नहीं होंगे, इसलिए लीक छोड़कर चलने का जो हक है वो तीन ही को है। बाकी सबको लीक पर चलने का हक है, अर्थात प्रक्रिया से चलने का हक है, क्योंकि प्रक्रिया से चलने पर निश्चित तौर पर जो हासिल करने का प्रयास किया गया वो हासिल हो ही जाएगा। इसलिए प्रक्रिया ये ज्यादा बड़ी चीज मानी गई है। और ये जो आंतरिक नैतिकता है कानून की, ये कानून की प्रक्रिया ही है। ठीक है, इस ढंग से अगर कानून बनाया जाएगा तो डेफिनेटली वो सुविधि के रूप में ही सामने आएगा, वो सुविधि से अलग नहीं हो सकता। इसलिए फुल्लर ये कहते हैं कि न्यायाधीशों को कानून की आंतरिक नैतिकता के प्रति ज्यादा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अगर आंतरिक नैतिकता हुई तो कानून में वह नैतिकता आ ही जाएगी, अर्थात वो अर्थपूर्ण संविदा की तरकीब बन ही जाएगा, अर्थात वो सह अस्तित्व का माध्यम बन ही जाएगा। आंतरिक नैतिकता, इसके प्रति ज्यादा सतर्क रहना चाहिए न्यायाधीशों को। और जिस विधि में आंतरिक नैतिकता नहीं है उसे वो सुविधि मानने को ही तैयार नहीं है, वो कहते वो सुविधि नहीं है। हालांकि फुल्लर की आलोचना भी ये हुई है उन्हीं आधारों पर जो प्राकृतिक विधि के विचारकों की होती रही है कि भाई जिस विधि में आंतरिक नैतिकता नहीं है उसको माने या ना माने, तो बात ये कही कि बात ही बेकार की। अगर आंतरिक नैतिकता नहीं है तो जैसे बोधगम्यता नहीं है कानून में, तो जो पढ़ी नहीं जा सकती तो लागू कैसे होगी? लागू होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, तो फुल्लर की कोई बहुत ज्यादा आलोचना नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बाह्य नैतिकता और आंतरिक नैतिकता की बात की। ये फुल्लर हैं। ठीक है, शेष बात हम लोग या तो कल या परसों करेंगे, क्योंकि कल एलएलएम का एग्जाम है। देखते हैं, अगर बनेगा तो कल करेंगे, नहीं तो बाद।